हर बात पर रोने वाली बहू। ये कहानी है रवीना की, जो हर बात पर रोती थी, पर उसकी ये रोने वाली आदत उसकी फांसी का फंदा बन जाएगा ये उसे नहीं पता था। रवीना अपने घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, तभी तो हर काम मुझसे बिगड़ जाता है। इस तरह रवीना घर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी कि तभी आस पड़ोस के लोग आते हैं और रवीना को देखकर कहते हैं, अरे रवीना बहू, क्या बात है, तू इस तरह रो क्यों रही है? आंटी जी, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में कुछ भी ढंग का नहीं लिखा है। अरे जब पहले मायके में थी तो मायके वालों ने ऐसी जगह शादी कर दी जहाँ लोग मुझे समझते तक नहीं। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? रवीना और पड़ोसन आपस में बात कर रहे थे कि तभी दूर खड़ा एक आदमी रवीना की तरफ देखता है और उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर चोट का निशान था, जिसे देख वो आदमी बोलता है, बहन जी, रवीना बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके ससुराल वाले लगता है जरा भी अच्छे नहीं है। देखो तो इसके हाथ पर निशान बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ससुराल वाले से टॉर्चर करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैं शांति निवास की शांति भंग होते हुए नहीं देखी। जब शांति निवास में इतनी शांति और इस घर के सभी लोग इतने अच्छे हैं, तो फिर वो लोग बहू पर ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते हैं? बहू, तू ही बता कि चोट कैसे लगी? क्या बताऊं आंटी जी, ये चोट बेलन से लगी है। अब इसके आगे कुछ बताऊंगी तो रवीना ऐसे सुबक रही थी जैसे पूरे मोहल्ले का गम अकेले उसी के कंधों पर हो। अरे बेटा, साफ साफ बता, बेलन से चोट कैसे लगी? क्या तेरी सास ने तुझे बेलन से मारा? आंटी जी, अब मैं क्या बोलूं, वो बस लग गई। देखा, ऐसे कहते हैं डर। बेचारी बहू के मुंह पर खौफ साफ दिख रहा है। शांति निवास वाले तो बड़े जालिम निकले भाई। देखते ही देखते बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तभी रवीना का पति पंकज ऑफिस से वापस आता है और भीड़ देखकर घबरा जाता है। अरे यहाँ मेला क्यों लगा है? और रवीना, तू घर के बाहर बैठकर गंगा यमुना क्यों बहा रही है? क्या हुआ? आ गया, देखिए ना मेरी फूटी किस्मत। मुझे तो चोट भी लगती है तो सबको पता चल जाता है। चोट? कौन सी चोट? और तू रो क्यों रही है? पंकज बेटा, ये सब मत छुपाओ। तुम्हारी पत्नी कह रही है कि उसे बेलन से चोट लगी है। तुम लोग कैसे मारते पीटते हो? बेलन से? अरे आंटी जी, ये कल रात को रसोई में बेलन से चूहे मार रही थी और खुद के हाथ पर बेलन दे मारा। इसमें हमारा क्या कसूर? देखा आंटी, ये मेरी तरफदारी करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे। हे भगवान, मुझे उठा ले या फिर इन्हें थोड़ा सा सुधार दे। पंकज अपना सिर पकड़ लेता है और रवीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। रवीना अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर पड़ोसियों को अपनी दुख भरी सूरत दिखा रही थी। अंदर चल नौटंकी, मोहल्ले में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया तूने। हर बात पर रोना शुरू कर देती है। तो क्या करूं, मुझे रोना आता है। आज सुबह दूध फट गया, मैं तब भी रोई। कल मेरी सैंडल टूट गई, मैं तब भी रोई। मेरा दिल बहुत नाजुक है पंकज। तेरा दिल नाजुक नहीं है, तेरा वाटर टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। जा, अब चाय बना, मेरा सिर फट रहा है। रवीना रोते रोते रसोई में जाती है और चाय का पतीला चढ़ाती है। तभी उसकी सास शांति अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, ये चाय की खुशबू कम और तेरे सुबकने की आवाज ज्यादा क्यों आ रही है? अब क्या हो गया? माँ जी, देखिए ना, चाय की पत्ती खत्म होने वाली है। अब कल चाय कैसे बनेगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस डिब्बे में हाथ डालती हूँ वो खाली निकलता है। अरे मेरी माँ, पत्ती खत्म हुई है, दुनिया खत्म नहीं हुई। पड़ोस वाली विमला से मांग लाऊंगी, तू चुप हो जा, वरना इस चाय में चीनी की जगह तेरे आंसू गिर जाएंगे और चाय नमकीन हो जाएगी। आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं इस घर में सबसे ज्यादा काम करती हूँ और मुझे ही ताने मिलते हैं। रवीना की बात सुनकर शांति वहाँ से भाग खड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि रवीना से बहस करना मतलब खुद के लिए सिरदर्द बुलाना है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं। तभी रवीना के ससुर जी कहते हैं, बहू, आज दाल में नमक थोड़ा तेज है। लगता है गलती से नमक तेज हो गया तुझसे, है ना? पापा जी, आपने भी अब मुझे टोक दिया। आपको पता है, जब मैं दाल में नमक डाल रही थी तभी मुझे याद आया कि बचपन में मेरी गुड़िया खो गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसी चक्कर में नमक ज्यादा गिर गया। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना। अरे बेटा, मैंने तो बस पूछा था, तू तो पूरी रामायण लेकर बैठ गई। नमक ही तो तेज है, पानी डाल लेंगे। नहीं, अब आप लोग मुझे ताना मारेंगे कि मैं खाना बनाना नहीं जानती। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। रवीना रोते हुए कमरे में भागती है और अपना बैग पैक करने लगती है।
और पंकज पीछे पीछे कमरे में आता है। अरे अब कहाँ जा रही है? रात के 10 बज रहे हैं। मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ कम से कम लोग मेरी कदर तो करेंगे। देख रवीना, तेरे पापा ने कल ही फोन किया था। वो कह रहे थे कि अगर रवीना रोते हुए आए तो उसे रास्ते से वापस ले जाना, क्योंकि हम और नहीं रोना चाहते। हाय, सब एक जैसे हैं, कोई मुझे नहीं चाहता। और अगले दिन सुबह रवीना को अपनी सहेली पिंकी का फोन आता है। पिंकी की शादी होने वाली थी। यार रवीना, मैं बहुत नर्वस हूँ, शादी के बाद क्या होगा? बहन मत पूछ, शादी एक फांसी का फंदा है। यहाँ तो लहसुन छिलने पर भी आंखों से ज्यादा दिल रोता है। तू बस तैयार है, रुमाल के बड़े बड़े डब्बे खरीद ले। अरे तू डरा क्यों रही है? मैं तो तुझे खुश करने के लिए फोन कर रही थी। खुशी वो क्या होती है? मेरे घर में तो शांति नाम की मेरी सास है, पर शांति कहीं नहीं है। खैर पिंकी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे खाना बनाने जाना है। रवीना की ये बात दूर खड़ी शांति सुन लेती है, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी कि रवीना का नेचर कैसा है। रवीना की यह आदत अब सबके लिए मुसीबत बन रही थी। एक दिन पंकज ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। वो घर आया और बहुत उदास होकर बैठ गया। क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? रवीना, मेरी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे, हमें मांग कर खाना पड़ेगा। पंकज को रोता देखकर रवीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो खुद रोए या पंकज को चुप कराए। क्या नौकरी चली गई? पर आप तो कल कह रहे थे कि प्रमोशन होने वाला है। सब खत्म हो गया रवीना, अब हमें ये घर बेचना पड़ेगा। तू अपनी सारी साड़ियाँ और गहने बेच दे ताकि हम कुछ दिन रोटी खा सके। अरे अरे अरे, चुप हो जाइए, साड़ियाँ क्यों बेचनी है? मैं कुछ करूंगी। तू क्या करेगी? तू बस रोना जानती है। चल दोनों साथ बैठकर रोते हैं। पंकज ने रवीना का हाथ पकड़ा और दोनों बीच ड्राइंग रूम में बैठकर हाय हाय करने लगे। मोहल्ले वाले फिर से इकट्ठा हो गए और उन दोनों को साथ में रोता देख पड़ोसन कहती है, अरे आज तो पति पत्नी दोनों ही कंपटीशन कर रहे हैं। शांति बहन, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, ये दोनों ही पागल हो गए हैं। उन लोगों की बातें सुनकर अब रवीना को पहली बार एहसास हुआ कि जब कोई सामने बेवजह रोता है तो कितनी चिढ़न होती है। वो तुरंत चुप हो गई। चुप हो जाइए पंकज जी, आप मर्द होकर ऐसे रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? रोने पर सिर्फ औरतों का ही कॉपीराइट है? जब तू हर बात पर अपनी आंखों का नल खोल देती है तो मैं क्यों नहीं? मैं समझ गई कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं रवीना, मैं तुझे दिखा रहा था कि रोने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। देख, बाहर फिर से भीड़ लग गई है। हे भगवान, ये लोग तो फिर से बातें बनाने लगे। रवीना बाहर जाती है और सबको डांट कर भगा देती है। जाइए आप लोग अपने घर, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। और आंटी जी, वो बेलन वाली बात भूल जाइए। रवीना की बात सुनकर अब इकट्ठा हुई भीड़ वहाँ से अपने अपने घर को चली जाती है। तो वहीं अब रवीना अंदर आकर ठान लेती है कि अब छोटी छोटी बातों पर वो आंसू नहीं बहाएगी। अब शाम को उसने सब्जी बनाई और इस बार नमक भी ठीक था। वाह बहू, आज तो सब्जी में स्वाद आ गया भाई, और तू रोए भी नहीं। नहीं पापा जी, अब मैंने अपने आंसुओं का कोटा खत्म कर दिया है। अब मैं सिर्फ हंसूंगी। शुक्र है भगवान का, शांति निवास में अब सच में शांति आएगी। तभी अचानक रवीना के हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। सब डर जाते हैं कि अब रवीना फिर से शुरू हो जाएगी। अब मत रोना रवीना, ग्लास ही तो था। अरे टूट गया तो हम नया ले आएंगे, पर अब तुम रोना मत प्लीज। पंकज की बात सुनकर रवीना अपने इमोशंस को रोकती है। सभी लोग देखते हैं कि उसका चेहरा लाल है। थोड़ी देर बाद रवीना एक लंबी सांस लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, सफाई कर दूंगी। वैसे भी पुराना गिलास था, अब नया लाएंगे। पंकज और घर के बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं। रवीना को समझ आ गया था कि जिंदगी में हंसना ज्यादा जरूरी है, वरना लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं। माँ, मेरी कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूंगी। नेहा को इस तरह दुख की बात पर भी हंसते हुए देखकर उसकी माँ सविता कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू हंस रही है या रो रही है। अरे जिसकी शादी होती है वो इस तरह अपने माँ बाप से दूर होने का गम जाहिर थोड़ी करता है। तू तो ऐसे हंस रही है जैसे कोई लॉटरी लगी हो। क्या भाग्यवान तुम भी। अरे बेटी अपनी खुशी जाहिर कर रही है तो तुम उसे टोक क्यों रही हो? अरे मैं इसे इसकी खुशी जाहिर करने से रोक नहीं रही हूँ, बल्कि मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये रो रही है या हंस रही है। अगर यही हाल रहा तो भगवान जाने ये अपने ससुराल में कैसे रहेगी। वहाँ तो लोग इसे पागल ही समझेंगे। क्या माँ, तुम मेरे दुखों को समझती नहीं हो और मेरे हंसने से तुम्हें तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। तुम देखना, मैं ना जहाँ भी जाऊंगी वहाँ मेरी हंसी के सभी लोग दीवाने हो जाएंगे।
देख बेटा, हंसना अच्छी बात है, लेकिन हर समय और हर जगह हंसना सही नहीं होता। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे हर बात पर हंसी आ जाती है। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। अब मैं क्या करूँ अगर मैं बाकी लोगों से थोड़ी अलग हूँ तो? इस तरह नेहा हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और सविता अपना सर पीटने लगती है, क्योंकि नेहा हर वक्त हंसने वाली लड़की थी और उसकी इस हंसी के कारण अक्सर उसके काम बिगड़ जाया करते थे। बस इसी बात की चिंता सविता को रहती, क्योंकि कुछ ही समय में उसकी शादी रोहन से जो होने वाली थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब नेहा के घर में शादी की हलचल मची हुई थी। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन उन सब आवाजों के बीच नेहा की हा 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 ही सबसे तेज सुनाई दे रही थी। खैर, अब विदाई का वक्त आता है और नेहा की माँ सविता रोते रोते बेहाल हो रही थी। लेकिन हमारी नेहा जो ये सब देख रोने की जगह और जोर जोर से हंस रही थी। वो हंसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ आप रोते हुए कितनी फनी लग रही हो। आपकी नाक लाल हो गई है, एकदम टमाटर जैसी। पापा आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ जाकर सबको खूब हंसाऊंगी। अरे ओ पागल लड़की, विदाई हो रही है तेरी, कम से कम थोड़ा तो दुख बना ले। ससुराल वाले देखेंगे तो कहेंगे कि इसे हमारे घर आने की कितनी जल्दी थी कि खुशी के मारे पागल हुई जा रही है। खैर, नेहा अपनी हंसी के साथ ससुराल पहुंच जाती है। रोहन का परिवार काफी अनुशासित था। उसकी सास कांता बात बात पर नाक सिकोड़ने वाली महिला थी। जैसे ही नेहा ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, वैसे ही उसे सामने खड़ी अपनी सास की भारी भरकम साड़ी और उनके बड़े से जूड़े को देखकर हंसी आ गई और वो अपना मुंह दबाकर हंसने लगी, पर उससे उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और मौजी नमस्ते, आपका ये जूड़ा कितना बड़ा है कि इस पर तो चिड़िया अपना घोंसला बना ले। क्या रोहन, ये क्या बोल रही है तेरी बीवी? ये मेरी तारीफ कर रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है? कांता की ऐसे गुस्से वाली बातें सुनकर रोहन अब बात को संभालता है। नहीं माँ, वो असल में नेहा बहुत खुश है ना, तो खुशी में इसके शब्द इधर उधर हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिए। अब बात तो संभल गई और अगली सुबह पहली रसोई की रस्म शुरू होती है। कांता ने नेहा को किचन में बुलाया और कहा, बहू आज तुम्हें सबके लिए सूजी का हलवा बनाना है, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है। ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सास की बातें सुनकर नेहा अपना सर हाँ में हिलाती है और अब जब नेहा जैसे ही वो डब्बा खोलना शुरू करती है तो उसे हर चीज में हंसी दिखने लगती है। वो चम्मच को देखती है तो उसे लगता है कि चम्मच का मुंह रोहन जैसा है और वो फिर से हंसने लगती है। तभी उसकी ननद पिंकी वहाँ आती है और उसको इस तरह देखकर पिंकी अपनी भाभी से सवाल करती है, भाभी क्या हुआ? आप अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? कहीं हलवे में कुछ डाल तो नहीं दिया? पिंकी पिंकी, तूने जो ये नीली फ्रॉक पहनी है ना, इसमें तो बिल्कुल वो कार्टून वाला छोटा भीम की चुटकी लग रही है। भाभी मजाक मत उड़ाओ, चुपचाप हलवा बनाओ वरना माँ जी को गुस्सा आ जाएगा। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नेहा हंसी के मारे बेहाल थी और इसी चक्कर में उसने सूजी भुनने के बजाय उसमें पहले ही पानी डाल दिया। जब हलवा मेज पर आया और ससुर जी ने पहला निवाला खाया तो उनका चेहरा देखने ओ भाई, ये हलवा है या समंदर का कीचड़? नेहा अब अपने ससुर जी का चेहरा देखकर हंसते हुए लोटपोट होने लगती है और पापा जी आपकी आंखें आपकी आंखें बाहर निकल आई, बिल्कुल वो उबले हुए अंडे जैसी लग रही है। बस बहुत हुआ नेहा, ये कोई तरीका नहीं है। बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रही है तू। माँ शांत हो जाओ। नेहा तू अंदर जा, मैं देखता हूँ। इस तरह एक बार फिर से रोहन बात को संभालता है। ऐसे ही समय गुजर जाता है और घर में एक दिन रोहन के ताऊजी आते हैं, जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। कांता ने नेहा को कमरे में बुलाकर सख्त हिदायत दी, देख नेहा, ताऊजी बहुत कड़क इंसान है। उनके सामने अगर तू हंसी तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। चुपचाप उनके पैर छूना और अंदर आ जाना, समझी? जी माँ जी। पूरी कोशिश करूंगी। नेहा ड्राइंग रूम में जाती है। ताऊजी सोफे पर शान से बैठे थे और उनकी मूछें काफी लंबी और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। जैसे ही ताऊजी ने बात करने के लिए मुंह खोला, उनकी मूछें ऊपर नीचे होने लगी। नेहा ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, लेकिन वो मूछों का हिलना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बहू कैसे हो तुम? हमारे घर के तौर तरीके सीख रही हो ना? नेहा ने खुद को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद की हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि उसने खुद के मुंह पर हाथ रखकर खुद का मुंह दबाया हुआ था, लेकिन तभी उसके मुंह से हंसने की आवाज निकल जाती है। ताऊ जी आपकी मूछें
जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे दो काली बिल्ली आपस में लड़ रही हो। सॉरी सॉरी। क्या बिल्लियां? कांता एक ऐसी बदतमीज बहू लाई हो, मेरा अपमान, मैं इस घर में पानी भी नहीं पीऊंगा। ताऊ जी गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते हैं तो वही कांता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नेहा को सजा सुना दी। बस बहुत हो गया तेरा, तूने बहुत हंस लिया और हमारे घर के लोगों का मजाक बना लिया। अब तेरी सजा यही है कि आज पूरा दिन तू मौन व्रत रखेगी। इस तरह कांता ने नेहा को मौन व्रत की सजा तो दे दी थी, लेकिन नेहा का मौन व्रत तो और भी खतरनाक साबित हुआ। ऐसे ही समय गुजरता है और एक शाम घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी। पंडित जी बड़े गंभीर होकर कथा सुना रहे थे। तभी अचानक पंडित जी की धोती एक कोने में फंस गई और वो धीरे धीरे खिसकने लगी। नेहा ने ये देख लिया, उसने मुंह पर हाथ रखा, आंखें बड़ी बड़ी की और पंडित जी आपकी धोती, अब कथा नहीं व्यथा होने वाली है। उसकी बात सुनकर हर तरफ शांति फैल गई और पंडित जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया कि तभी पंडित जी ने झटपट अपनी धोती संभाली और वहां से भाग खड़े हुए। तो वहीं उन्हें समझ आ गया कि नेहा को बदलना नामुमकिन है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सोच बदल गई। ऐसे ही एक दिन कांता बहुत उदास बैठी थी क्योंकि उनका कोई पुराना कीमती फूलदान टूट गया था। पूरा घर चुपचाप डरा हुआ बैठा था। तभी नेहा वहाँ आई और उसने कांता का उदास चेहरा देखा। माँ जी आप ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो जैसे किसी ने आपकी पेंशन रोक ली हो। वो फूलदान तो वैसे भी बदसूरत था, अब हम नया लाएंगे जो आपके जैसा चमकता हुआ होगा। नेहा की अजीबोगरीब बात सुनकर कांता के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि जहाँ सब लोग डर के मारे चुप हैं, वहाँ सिर्फ यही एक लड़की है जो माहौल को हल्का कर सकती है। धीरे धीरे ससुराल वालों ने उसकी हंसी को अपना